नमस्कार। आज की हमारी कहानी है प्रमाण 2। हर आँख सशंकित और हर चेहरा भयातुर। भयानक असुरक्षा की भावना ने लोगों को अपने घरों में कैद रहने को विवश कर दिया था। यामिनी बेचैन थी। उसे समय से अस्पताल पहुंचाने का कर्तव्य बोध बेचैन किए जा रहा था। उसे लग रहा था कि अस्पताल पहुंचाने वाली परमिट प्राप्त एम्बुलेंस कहीं उन्मादियों के बीच फंस गई थी। वह अधिक समय तक रुकी नहीं रह सकती थी। उस पर आश्रित उसके मरीज आशा भरी नजरों से उसके आने की बाट जो रहे होंगे। यामिनी को जब पक्का भरोसा हो गया कि अस्पताल की गाड़ी अब नहीं आएगी, तो वह मुख्य सड़क को छोड़कर तंग और सुनसान गलियों से होकर बचती बचाती किसी प्रकार अस्पताल पहुंची। ड्यूटी रूम में पहुंचते ही यामिनी निढाल होकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। थकान और रोंगटे खड़े देने वाले दृश्यों के बारे में सोचकर उसे खुद ही आदमी होने पर संदेह हो रहा था। अस्पताल में घायलों के आने का क्रम लगातार जारी था और सभी बार अंग भंग घायलों की दिल दहला देने वाली कराहों से थरथरा रहे थे। अचानक यामिनी के कानों में सीनियर सिस्टर मिसेस डेविसन के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी तंद्रा भंग हुई। यामिनी, बेड नंबर 11 के मरीज को जाकर देख लो। वह दर्द से कराह तो रहा है, किंतु किसी भी नर्स से ना तो ड्रेसिंग करवा रहा है और ना इंजेक्शन लगवा रहा है। डेविडसन बोली। यामिनी वार्ड में जाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि मिसेस डेविसन की चेतावनी के लहजे से भरी आवाज़ सुनाई दी। मिस यामिनी, हर पेशेंट से रिश्ता कायम कर लेने की बेतुकी आदत तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगी। बहुत पछताओगी एक दिन। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। फिर वह तुम्ही से ड्रेसिंग बदलवाने की जिद क्यों कर रहा है? मैडम, आप तो देख ही रही हैं कि शहर का हर आदमी अपने जीवन का युद्ध लड़ रहा है और अस्पताल में ऐसे घायल आ रहे हैं जिन्होंने अपने तमाम रिश्ते खो दिए हैं। निपट अकेला हो जाने का एहसास उन्हें इस लड़ाई में कमज़ोर बना रहा है। महज कुछ मीठे शब्द, थोड़ा सा अपनापन और स्नेह देकर मैं उन्हें इस संघर्ष को जीतने में सहायता करती हूँ। बस यह तुम्हारा लेक्चर मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला। बस हमें अपनी ड्यूटी से मतलब होना चाहिए। पर मेरा मन कहता है कि रिश्ता कायम कर लेने की तुम्हारी यह आदत कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत ना बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैडम। पेशेंट ठीक हो जाए, बस वह अपने घर और मैं अपनी राह। बात समाप्त। हाँ, आमतौर पर अस्पतालों में तो यही होता है, किंतु यह बात तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? मरीजों के प्रति मेरा व्यवहार या औरों से अलग है? हाँ, सिस्टर डेविसन बोली। यहाँ आने वाला हर पुरुष पेशेंट तुम्हें अपनी बहन कैसे बना लेता है, और वह भी बस एक ही दिन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उन्हें तत्काल अपना भाई बना लेती हूँ। यामिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और ड्यूटी रूम से निकलकर बेड नंबर 11 की ओर बढ़ गई। बेड नंबर 11 के निकट पहुँचते ही यामिनी ने कहा, जीशान साहब, आपने मुझे बहुत परेशान किया। सिस्टर से आपने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? क्या उसके हाथ में कांटे हैं जो आपको चुभ जाएंगे? ऐसा नहीं है सिस्टर। यहाँ के हर कर्मचारी को मैं सलाम करता हूँ, मगर मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। उसकी बात बीच में ही काटते हुए यामिनी बोली, क्या बोल दिया था? यही ना कि तुम मेरे ही हाथ से दवा खाओगे। तुम्हारी बच्चों जैसी यह जिद बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे और भी काम रहते हैं भाई। तुमने समय पर इंजेक्शन नहीं लगवाया, समय पर दवा नहीं ली, तो तुम्हें काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। नफ़ा नुकसान की बात मैं नहीं जानता सिस्टर। जीशान बोला, पहले आप यह बताइए कि कल से आप दिखाई क्यों नहीं दी? अरे भाई, कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था जिसमें बिजी हो गई थी। पर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ना भी आऊँ तो आप दूसरी नर्सों से दवा ले लिया करो, इंजेक्शन लगवा लिया करो। हाँ, मगर आपकी बात ही और है। यामिनी ने उसको चुप रहने का संकेत करते हुए
आराम करने को कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो अपने पीछे मिसिस डेविसन को देखकर चौंक पड़ी। वह न जाने कब से उनकी बातों को सुन रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा आक्रोश झलक रहा था। यामिनी, ड्यूटी रूम में चलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। यामिनी मिसिस डेविसन का बहुत सम्मान करती थी, बिल्कुल अपनी माँ के समान उन्हें मानती थी। उनके बहुत जरूरी काम का अर्थ वह समझ रही थी, किंतु आज वह उनकी डांट खाने के मूड में नहीं थी। वह जानती थी कि मिसिस डेविसन अपने अनुभवों को हवाला देकर उसे समाज, रिश्ते, दुनियादारी पर लंबी चौड़ी नसीहतों का कुनैन पिलाएंगी। ऐसा नहीं था कि यामिनी डेविसन के मन में करवटें ले रही शंकाओं को समझती नहीं थी, किंतु उससे अधिक वह अपने मन को और विचारों को समझती थी। उसके मन में तथा विचारों के किसी भी कोने में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा डेविडसन समझती थी। एक ममतामयी माँ के रूप में यामिनी को डेविडसन अपनी बेटी ही समझती थी। बट अकेली यामिनी को किसी रिश्ते का कोई सहारा नहीं था, अतः एक लड़की का सबसे बड़ा अम्बलम, सबसे भरोसेमंद रिश्ता, माँ का रिश्ता, वह यामिनी को देना चाहती थी और दे भी रही थी। ड्यूटी रूम में यामिनी अकेली थी। डॉक्टर राउंड पर आकर जा चुके थे। उन्हीं के पीछे पीछे डेविडसन भी अस्पताल परिसर में बने नर्सेज हॉस्टल में लंच कर लेने जा चुकी थी। यामिनी को हॉस्टल में कमरा नहीं मिल पाया था। वह अस्पताल से दूर किराए के एक छोटे से मकान में एक ट्रेनी नर्स के साथ रह रही थी, इसीलिए दोपहर का खाना वह टिफिन में लाती थी। किंतु आज सुबह ही उसे जिस अफरा तफरी से होकर गुजरना पड़ा था, उससे उसे टिफिन लाने की सुधि नहीं थी। आज यामिनी को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, जिनसे अब वह जीवन में कभी भी मिल नहीं सकती थी। आंखें बंद की तो उसका अतीत चलचित्र की तरह सामने आ गया। अलीगढ़ के हिंदू मुस्लिम दंगे ने उसका सर्वस्व छीन लिया था। दंगाइयों ने उसके मकान को चारों तरफ से घेरकर आग लगा दी थी। यामिनी का जीवन इसलिए बच गया कि वह अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई थी। वापस लौटते समय रास्ते में ही उसे इस हृदय विदारक हादसे की सूचना मिली और पुलिस ने उसे घर तक जाने ही नहीं दिया, बल्कि जीप में बैठाकर थाने ले गई थी। नानी को खबर मिली तो वह अलीगढ़ आई और यामिनी को थाने से ही कानपुर ले गई थी। उनके प्यार दुलार ने और समय के मरहम ने धीरे धीरे यामिनी के हृदय पर उभरे फफोलों को शांत कर दिया। यामिनी किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी, अतः उसने नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लिया और प्रशिक्षण पूरा होने पर अहमदाबाद में इस अस्पताल में एक नर्स के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। मरीजों की सेवा करके उसे शांति मिलती थी। उन्हीं के बीच अपने को व्यस्त रखकर वह अपने भयानक अतीत को भुलाने की कोशिश करती थी और कुछ हद तक इसमें सफल भी हो रही थी। यामिनी सोचती जा रही थी। चिंतन के क्षितिज पर अचानक जीशान का बिंब उभरता हुआ प्रतीत हुआ। उसका चिंतन क्रम जीशान पर आकर टिक गया। जीशान लगभग 25 साल का उत्साही युवक था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव से अपने किसी रिश्तेदार के साथ अहमदाबाद कमाने आया था, ताकि परिवार का खर्च चलाने में वह अपने गरीब बाप का कुछ सहयोग कर सके। उसकी कमाई की गाड़ी भी पटरी पर चल रही थी, किंतु तभी उसके अनुमान भी दंगों के दानव का शिकार हो गए। वह अपने कमरे में अपने रिश्तेदार के साथ दम साधे बैठा था कि अचानक दंगाइयों की टोली की निगाह उसके कमरे पर पड़ गई। उन्मादी दंगाइयों ने कमरे में आग लगा दी और दरवाजे पर खड़े होकर हथियार लहराते उनके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जीशान भय से कांप रहा था। उसके रिश्तेदार ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर जीशान को अपने पीछे किया और दंगाइयों की टोली के एक किनारे से सरपट भाग खड़ा हुआ। दंगाइयों ने दौड़कर उनको पकड़ना चाहा,
रिश्तेदार पलट पड़ा, किंतु जीशान को भाग जाने को कहा। रिश्तेदार ने अपने शरीर को दंगाइयों के हवाले कर दिया। पल भर में एक जिंदा शरीर मांस के लोथड़ों में बदल गया था। भागते जीशान को सामने से आती दैत्यों की एक टोली ने पकड़ लिया और हाकियों तथा डंडों से पीटकर अधमरा कर डाला। मगर तभी सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी आ गई और जीशान अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ गया। यह बात जीशान ने ही उसे बताई थी। जीशान के बारे में सोचते सोचते यामिनी की आंखें सजल हो उठी। उसके चिंतन का क्रम तब टूटा जब बाड़ बॉय ने उससे अलमारियों की चाबियां मांगी। चाबियों का गुच्छा बाड़ बॉय को थमाकर यामिनी का चिंतन उन्हें जीशान पर केंद्रित हो गया। आखिर जीशान में ऐसा क्या खास था कि सबकी बातें सुनने पर भी उसके प्रति यामिनी की स्नेहिल भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया था। शायद इसका कारण दोनों के जीवन में घटित त्रासदियों की समानता थी या जीशान का भोलापन और उसके भीतर बैठा एक कोमल मानवीय संवेदनाओं से भरा एक निश्चल विशाल हृदय था। कारण जो भी हो, यामिनी अपने को जीशान से जुड़ता हुआ अनुभव कर रही थी, मगर किस रूप में उसे स्वयं भी इसका पता नहीं था। अब जीशान बड़ी तेजी से ठीक हो रहा था। अंततः वह दिन आ गया जिसके कभी भी न आने की मन ही मन जीशान दुआ कर रहा था। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उस दिन जीशान बहुत ही उदास था। यामिनी उसे एकटक निहारे जा रही थी, किंतु अपने में खोए जीशान को उसके आने का आभास तक नहीं हुआ। यामिनी ने ही सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा, अब क्या? अब तो तुम स्वस्थ हो गए, तुम्हें छुट्टी मिल गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुमने तो मुंह लटकाया है, क्यों? वह दुख से बोझिल उदासीन स्वर में बोला, यहाँ से चले जाने पर आपसे मुलाकात कैसे होगी? आपको देखूंगा कैसे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इसमें उदास और दुखी होने की क्या बात है? हम और तुम दोनों इसी शहर में रहते हैं। जब भी मिलना चाहोगे मिल लेना। याद आने पर अस्पताल चले आना। हाँ, कभी मेरे घर पर आने की मत सोचना। हाँ, सच कहती हैं आप, हम तो इंसान हैं नहीं, बस हिंदू मुसलमान भर हैं। आप हिंदू, मैं मुसलमान, कैसे आ सकता हूँ? बात यह नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं मानती, शायद तुम भी नहीं मानते हो, पर सभी लोग ऐसा ही तो नहीं सोचते। मैं नासमझ नहीं हूँ, आपके मन की दुविधा समझ रहा हूँ। सारे मुल्क में दंगे फसाद की जड़ हम यानी हिंदू और मुसलमान ही तो हैं। बस अब मुँह मत बिसुरो, जाते समय हंसकर विदा लो, सब कुछ ठीक ठीक रहेगा। हाँ, अब चेहरे पर हंसी लाकर गुड बाय बोलो। अलविदा सिस्टर, अगर यहाँ से जाने के बाद जिंदा रहा तो जल्दी मिलूँगा। कहते हुए जीशान का गला रुंध गया। जीशान थके हारे कदमों से वापस लौट रहा था अपने उस मकान पर जो आग के भेंट चढ़ चुका था, और कोई ठिकाना भी तो नहीं था उसके पास। भीगी आंखों से यामिनी दूर जाते हुए जीशान को देखे जा रही थी कि अचानक उसके कानों में डेविडसन का खरखराता हुआ स्वर गूंजा, मिस, अगर फेयरवेल पूरा हो चुका हो तो बेड नंबर 7 को देखने की कृपा करेंगी? ना समझ भावुक लड़की एक दिन इसका खामियाजा भोगेगी। उस दिन यामिनी और उसके साथ रहने वाली ट्रेनी नर्स फ्रेश होकर चाय की चुस्कियां लेती हुई समाज की बदली हुई तस्वीर पर चर्चा कर रही थी कि तभी कॉल बेल बज उठी। ट्रेनी नर्स ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़े युवक ने उसको बताया, सिस्टर, मैं जीशान का पड़ोसी हूँ। क्या यामिनी मैडम यहीं रहती हैं? हाँ, रहती तो यही हैं, मगर तुम्हें उनसे क्या काम है? उन्हें खबर कर दीजिए कि जीशान को पिछले 2 दिन से बहुत तेज बुखार है। उसने मैडम को बुलाया है। कमरे के अंदर बैठी यामिनी नर्स और आगंतुक की बातचीत ध्यान से सुन रही थी। जीशान के अति से बीमार होने की खबर सुनकर उसका दिल धक से रह गया। यामिनी को लगा मानो उसका कोई अपना कातर स्वर में उसे पुकार रहा हो। उसने अपना मिनी
फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उस युवक के साथ निकल पड़ी। कमरे में बिस्तर पर बेसुध पड़ा जीशान करा रहा था। यामिनी ने उसके माथे को छूकर देखा तो वह भट्टी की तरह तप रहा था। यामिनी ने उसे जरूरी दवाएं दी और एक इंजेक्शन भी लगा दिया। कुछ देर बाद जीशान की स्थिति कुछ संभली तो यामिनी ने पूछा, जीशान, तुम अपने प्रति इतने लापरवाह क्यों हो? अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? ध्यान तो रखता हूँ, पर बुखार का क्या करूँ? खुद ब खुद आ गया। जीशान के इस भोलेपन पर यामिनी ने वात्सल्य भाव से कहा, जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाते मैं रोजाना आया करूँगी और तुम्हारे लिए चाय, सूप जो भी होगा बनाऊंगी और अपने सामने दवाएं खिलाऊंगी। ऐसा तो सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, माँ अथवा बहन। यामिनी कुछ बोलना चाहती थी कि जीशान कांपते स्वर में पूछ बैठा, क्या मैं आपको दीदी कहूँ? अस्पताल में जब पहली बार होश आया था और आपको तीमारदारी करते हुए पाया था, तभी से मैंने मन ही मन आपको बड़ी बहन मान लिया था। इससे ज़्यादा खूबसूरत और पाक रिश्ता दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यही रिश्ता इतनी खिदमत कर सकता है। यह तो ठीक है, मगर दीदी अब मुझे मत ठुकराओ, वरना मैं कभी दवा नहीं खाऊंगा। वैसे भी तो यह दोबारा की ज़िंदगी आपकी ही बदौलत है। आप खूब जानती हैं कि मैं आपको देखे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता। यामिनी निरुत्तर थी। रिश्ता कायम हो चुका था। सारे देश में खून खराबे का कारण बने 2 विरोधी धर्मों के युवक युवती के बीच भाई बहन का अटूट रिश्ता पनप चुका था। यामिनी जब जीशान के कमरे से निकली तो अगल बगल और सामने के मकानों के दरवाजों से झांकती अनेक आंखों के पीछे के मनोभावों को ताड़कर वह बेचैन हो उठी। दुकानों के बाहर झुंड बनाकर खड़े लोगों ने भी उसे विचित्र सी निगाहों से देखना शुरू कर दिया, लेकिन किसी की ओर देखे बिना वह सिर झुकाकर चुपचाप चलती चली गई। जीशान जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गया तब तक यह क्रम अनवरत चलता रहा। मिसेज डेविडसन को यामिनी का एक मरीज के प्रति इतना लगाव कतई पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने कह ही दिया, जीशान के घर इस तरह हर रोज जाना ठीक नहीं है यामिनी। क्यों? प्रश्न सूचक मुद्रा में यामिनी ने पूछा। उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जिसे कुछ पता ही ना हो। भले तुम उसे भाई समझती हो, किंतु कम से कम आज के माहौल में दुनिया वाले इस मुंह बोले रिश्ते को सहन करेंगे क्या? जब यह रिश्ता नहीं बना था तब दुनिया वालों ने मुझे या जीशान को बख्शा था क्या, जो मैं इनकी परवाह करूं? दुनिया में रहकर दुनिया वालों की परवाह तो करनी ही पड़ेगी। मैं स्वयं भी इस बंजर जीवन से तंग आ गई हूँ। नहीं रहना इस दुनिया में तो किसी से डरना कैसा? यामिनी ने कठोर मुद्रा में अपना पक्ष रखा। मिसेस डेविडसन चुप हो गईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर और यह कहते हुए उसे अपने साथ हॉस्टल लिवा ले गईं कि आज का खाना और सोना सब उन्हीं के साथ होना है। यामिनी को बर्थडे जैसे अनावश्यक चौंचले बिल्कुल नहीं भाते थे। फिर भी मिसेस डेविडसन ने आज सुबह ही उसको याद दिलाया था कि आज रात का भोजन वह उसी के साथ उसके कमरे पर लेंगी, और वह भी स्पेशल। यामिनी ने हामी भर ली थी, क्योंकि प्रस्ताव केवल भोजन का था, बर्थडे मनाने का नहीं। घर आकर फ्रेश होने के बाद वह और उसकी साथी ट्रेनी नर्स अच्छी मेहमान नवाजी की तैयारी में जुट गईं कि अचानक यामिनी का मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ से जीशान बोल रहा था, दीदी आज 7 बजे तक आप जरूर आ जाइएगा, बहुत ज़रूरी काम है। 8 बजे तक हर हाल में मैं आपको आपके रूम पर वापस छोड़ दूंगा। किंतु मेरे भाई, यह अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई है? मेरे भाई शब्द सुनते ही जीशान का रोम रोम पुलकित हो उठा। कितनी मिठास, कितनी ऊर्जा थी इस पुकार में। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बात कैसे कहे। इन कुछ पलों की चुप्पी का अर्थ यामिनी समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा,
जीशान, आज मैं नहीं आ सकती। तुम हर बात पर जिद क्यों करते हो? दीदी, यह मेरी आखिरी जिद है, मान जाओ, फिर कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। इतना कहकर जीशान ने फ़ोन काट दिया था। यामिनी अजीब संकट में पड़ गई। एक तरफ जीशान का बुलावा था तो दूसरी तरफ मिसेस डेविडसन को दी गई उसकी सहमति थी। आखिर दिल ने जीशान के पक्ष में फैसला दे दिया। यामिनी को कहीं जाने की तैयारी करते देख उसकी साथी नर्स समझ गई कि मुँह बोले इस भाई के बुलावे ने यामिनी को विवश कर दिया है। फिर भी उसने पूछा, मैम, मिसेस डेविडसन का क्या होगा? होगा क्या, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा बड़बड़ाना और फिर मेरी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना। हर माँ ऐसी ही होती है। कहते हुए यामिनी निकल पड़ी। जीशान के कमरे पर यामिनी पहुंची तो देखा दरवाज़ा खुला था। कमरे में जो दृश्य देखा तो वह अवाक रह गई। मेज पर सजा केक और उस पर जलती एक कैंडल, एक खूबसूरत नया चाकू और नया ज्वेलरी केस, सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था। इन सब चीज़ों की विस्मय से देखती हुई यामिनी की आंखें जीशान को ढूंढ रही थीं। उसके मन में संशय उठा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उसने जैसे ही जीशान को आवाज़ लगाई, ठीक उसी समय दरवाजे पर आहट हुई और जीशान हंसते हुए कमरे में प्रवेश कर रहा था। उसके एक हाथ में रक्षा सूत्र और एक हाथ में ताजे फूल थे। जीशान को सामने पाकर यामिनी आश्वस्त हो गई। उसने अपने को संयत करते हुए पूछा, इस तरह कहाँ चले गए थे, और वह भी कमरा खुला छोड़कर? तुम्हें अक्ल क्यों नहीं आती? और यह सब क्या है? एक गरीब भाई की तरफ से अपनी दीदी के बर्थडे पर एक छोटा सा जलसा, अपनत्व की इतनी सच्ची, इतनी निश्चल प्रतिक्रिया यामिनी ने अपने अब तक के जीवन में नहीं देखी थी। भावातिरेक में उसके नेत्र सजल उठे। उसने रुंधे गले से कहा, मेरे भाई, अब तक तुम क्यों नहीं मिले? कहाँ छिपे थे तुम अब तक? मिले भी तो जब हम दोनों के रिश्ते दुनिया के लिए कांटे सरीखे हैं। जीशान ने अपना हाथ यामिनी के मुंह पर रखते हुए कहा, अब और नहीं दीदी, आज आपका जन्मदिन है। अब चलिए केक काटिए और यह जलती हुई मोमबत्ती बुझाइए। यामिनी ने जीशान की खुशी के लिए सब किया। केक काटा और मोमबत्ती बुझाई। किसी बच्चे के समान ताली बजाकर जीशान जोर से बोल उठा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सिस्टर। फिर केक का एक टुकड़ा उठाकर यामिनी के मुंह में डाला और आधा तोड़कर स्वयं खा लिया। यामिनी ने घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। उसने जीशान को याद दिलाते हुए जाने का उपक्रम किया। जीशान ने यामिनी से सिर्फ 2 मिनट का समय और मांगा। उसने यामिनी से आंखें मूंदकर सामने घूम जाने का अनुरोध किया। यंत्र चालित सी यामिनी ने वैसा ही किया। जीशान ने एक फूल यामिनी के पैरों पर स्पर्श कर अपने माथे से लगाया। तभी जीशान ने अपनी दाईं कलाई और बाएं हाथ का रक्षा सूत्र यामिनी की ओर बढ़ा दिया। यामिनी उसका मकसद समझ गई। उसने मेज पर पड़े फूल उस पर निछावर किए और राखी बांध दी। वह आदर भाव से अपनी दीदी के पैर छूने को झुका ही था कि दरवाज़ा भड़ाक से खुला और 10-12 खूंखार चेहरे तलवार, डंडा, हॉकी आदि लेकर दनदनाते हुए कमरे में घुस गए और उन्हें घेर लिया। एक बोला, क्या गुल खिलाए जा रहे हैं यहाँ? दूसरा बोला, यह शरीफों का मोहल्ला है, इस तरह की बेहयाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तीसरा बोला, यह बदचलन औरत है, मैंने अक्सर इसे यहाँ आते देखा है, भद्दी सी गाली देते हुए चौथा बोला, रास रचाने को तुम्हें यह मुसलमान ही मिला था, सारे हिंदू मर गए थे क्या? भीड़ में से कोई ललकारते हुए बोला, देखते क्या हो, इस विधर्मी को काट डालो और उठाकर ले चलो इस मेनका को। यामिनी ने अपना कलेजा कड़ा किया और दृढ़ता से जीशान के आगे खड़ी होकर बोली, इसे नहीं, दोष मेरा है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो क्योंकि मैं हिंदू हूँ।
आप लोगों की प्रतिष्ठा मेरे नाते धूमिल हुई है। यह सब देखकर जीशान में भी साहस का संचार हुआ। वह यामिनी के आगे आ गया और अपनी दाहिनी कलाई उनके सामने उठाते हुए बोला, आप लोग खुद देख लीजिए हमारा रिश्ता क्या है। राखी तो सिर्फ बहन ही अपने भाई को बांधती है। उसका हाथ झटकते हुए एक बोला, अबे तू क्या जाने भाई बहन के रिश्ते को। तुझ जैसों को तो सिर्फ मौका चाहिए किसी हिंदू लड़की को भ्रष्ट करने का। वैसे भी आज रक्षाबंधन है क्या। तभी यामिनी को एक अवसर मिल गया। उसने तर्क भरे लहजे में कहा, रानी कर्णावती ने जब हुमायूं को राखी भेजी थी तब भी तो रक्षाबंधन नहीं था, किंतु आप लोग यह सारी लुभावनी मानवतापूर्ण बातें तो केवल मंच से ही बोलते हैं, व्यवहार में तो वही करते हैं जैसा अभी यहाँ कर रहे हैं। यह तर्क सुनकर भीड़ के ज़्यादातर युवक बगलें झांकने लगे, किंतु एक ने उसके तर्क को काटते हुए कहा, हुमायूं ने तो राखी के धर्म का निर्वाह किया था। भाई के समान उसने रानी कर्णावती के लिए खून बहाया था। तुम्हारा यह भाई क्या ऐसा प्रमाण दे सकता है। यामिनी यह सुनकर अचकचा गई। उसे कोई तर्क नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक जीशान ने मेज पर पड़ा चाकू उठाया और राखी वाली कलाई की नस काट डाली। खून की धार बह चली। खूंखार चेहरे एक एक कर अदृश्य होते गए। काफी देर तक यामिनी मूर्तिवत खड़ी रह गई। उसकी चेतना शून्यता तब टूटी जब गर्म रक्त का आभास उसके पांवों को हुआ। उसका ध्यान जीशान की ओर गया जो मूर्छित होकर जमीन पर पड़ा था। यामिनी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने अपने आंचल का किनारा फाड़ा और कसकर जीशान की कलाई पर बांध दिया। उसी समय दरवाजे पर मिसेस डेविडसन और यामिनी की रूम पार्टनर खड़ी दिखाई दी। उन दोनों ने फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगा ली थी। जीशान एक बार फिर उसी अस्पताल की ओर जा रहा था जहां से उसे जीवन दान और यह रिश्ता मिला था। उसका सिर यामिनी की गोद में था। यामिनी के हाथ प्यार से उसका माथा सहला रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।